जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। साथ ही उम्मीद करूंगा आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। दिन रात परिश्रम करते होंगे कि एक दिन अच्छा दिन आएगा, जिस दिन आपका सफलता का दिन आएगा, जिस दिन आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो उस एक दिन के लिए हर अच्छे छात्र से मैं उम्मीद कर सकता हूं कि वह ईमानदारी से तैयारी करता होगा, क्योंकि साथ ही जितनी ईमानदारी से आप तैयारी करेंगे आपका जो रिजल्ट है वो उतनी ही ईमानदारी से आएगा। लेकिन यदि आपने अपनी तैयारी के साथ ईमानदारी नहीं की है तो इसका मतलब है कि आप अपने रिजल्ट को लेकर के साथ ही उतने चिंतित नहीं हैं। चिंतित हैं तो मेहनत करते होंगे। दोस्त, हम लोग पहुंच चुके हैं आज स्टैटिक जीके की 5वीं क्लास पर। ठीक है, पिछली 4 कक्षाओं का साथी जरूर रिवीजन करते रहें, क्योंकि आप कुछ भी पढ़ें अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं 2 3 4 बार किसी भी चीज का तो वो बेकार है। तो एटलीस्ट, और ऐसा नहीं है कि मैं पेपर के टाइम पर रिवीजन कर लूंगा। भाई 15 मिनट एक टॉपिक का रोज रिवीजन करो। अब क्योंकि एग्जाम का टाइम आ रहा है तो 10 से 15 मिनट पिछले टॉपिक्स के लिए निकालो, उनके लिए खत्म करो। ऐसा नहीं है कि एग्जाम के टाइम पे मैं रिवाइज करूंगा, 6 दिन पहले रिवाइज करूंगा या 8 दिन पहले रिवाइज करूंगा। नहीं, अभी से मित्र 10 10 15 15 मिनट निकालिए किसी भी टॉपिक के लिए। मान के चलिए क्लास 1 है तो 15 मिनट लेके बैठिए उसको। ठीक है, एक बार थम्स अप करेंगे। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पीडीएफ। कल की क्लास में पीडीएफ 2 में मिल गई होगी आपको, क्लास 4 के नीचे आप देखोगे पीडीएफ 2, ये वाली पीडीएफ आपको मिल गई होगी कल। बुक्स, बुक्स साथ ही मैंने आपको पहले भी बताया ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसमें हम सारी किताबें लेंगे प्राचीन समय से लेकर के आधुनिक। अपडेट मिलेंगी आपको 2023 की किताबें, लगभग 30 35 किताबें आपको कल की पीडीएफ में नहीं मिली होंगी, वो आज की पीडीएफ में इसमें मिलेंगी। तो नोट डाउन उनको जरूर करना। शायद क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो 2 दिन में शायद या 1.5 दिन में हो पाए। ठीक है, 1.5 घंटे में शायद ये हो पाए। ठीक है, या 2 घंटे भी इसमें लग सकते हैं क्योंकि बड़ा टॉपिक है। तो शुरू करेंगे साथी बड़े ध्यान से। तो प्राचीन समय की पुस्तकों से लेकर के शुरू करते हैं हम इसको, जिसके बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजों के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, अब तो रामायण की बात करते हैं तो हम कहेंगे संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण। क्या बोलोगे, किस में रचित है? संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण, आर्ष रामायण सबसे प्राचीन मानी जाती है। मैंने ये आपको इतिहास में भी बताया था। अवधी भाषा में किसने लिखा है इसको? तुलसीदास ने। और संस्कृत में किसने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। तो सबसे पहले तो वाल्मीकि जी ने लिखी संस्कृत में, उसके बाद में तुलसीदास जी ने किस भाषा में लिखी साथी? अवधी में लिखी। ठीक है, बोलेंगे भी फटाफट से। रामायण में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड और 7 कांड है। सातों कांड के नाम लिखे हुए हैं। ये हम क्या आपका क्या, अच्छा ठीक है, क्या बोलेंगे, ये हमारे क्या है आपके 7 कांड, मतलब 7 भाग हैं रामायण के। जैसे आप किसी भी किताब के अध्याय पढ़ते हैं, याद है ये मैंने आपको बताया था साथी? क्या बताया था? ये मैंने आपको बताया था इतिहास पढ़ाते समय। थम्स अप करें, इतिहास की वो चीजें याद हैं। रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? RTH ग्रिफिथ ने। याद रख लेना, रामायण और महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद SSC बहुत बार पूछती है, बहुत बार। तो क्या बात बनी, इमेजिन करेंगे एक बार। तो इमेजिन कैसे करते हैं कि भैया रामायण को सबसे पहले वाल्मीकि जी ने लिखा संस्कृत भाषा में, तुलसीदास जी ने लिखा अवधी भाषा में। 7 उसमें पार्ट हैं, वो बात आप भूल सकते हैं बुक्स में, वो इतिहास की बात है। फिर मैंने बताया रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? RTH ग्रिफिथ ने किया। RTH ग्रिफिथ ने किया। रामायण को फारसी भाषा में किसने लिखा? देखो, जब देश में मुगल शासन करने आए या दिल्ली सल्तनत पे गुलाम खिलजी तुगलक सैयद वंश आए, तो इन सब ने अपनी एक भाषा चुनी, फारसी भाषा। क्योंकि ये सब कहाँ से आए थे साथी? मध्य एशिया से आए थे। तो जो फारसी में जितने भी अनुवाद हुए हैं वो अकबर के समय पर हुए ज्यादातर, जिसमें से मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। तो आपको नाम याद रखना, बदायूनी। तो रामायण को फारसी में किसने ट्रांसलेट किया? बदायूनी ने किया। रामायण को उर्दू में राणा लखनवी ने, लखनवी नाम याद रखेंगे। रामायण का बांग्ला में अनुवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, कीर्तिवास ओझा ने किया। किसने किया दोस्त? बांग्ला, बांग्ला समझते ना, पश्चिम बंगाल की भाषा है, पश्चिम बंगाल की। ठीक है, तमिल में किस भाषा ने लिखा? भाई दक्षिण भारतीयों के लिए भी एक लेखक हुआ जिसने रामायण को। और खास बात तो दोस्त क्या है कि सभी रामायणों की कहानी एक जैसी नहीं है। तो जिन जिन व्यक्तियों ने उसको लिखा तो अपने हिसाब से उसको तब्दील करके लिखा है। कुछ कहानी, कुछ किस्से अलग रूप से दिखाए गए हैं। अलग अलग रामायण में अलग अलग कहानी थोड़ी बहुत है।
बहुत ठीक लिखा है शुभम गोरे जी ने। गुरुजी तुलसीदास जी को शेक्सपियर भी कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। बहुत ठीक लिखा साथी आपने। तेलुगु बोलेंगे जी, तेलुगु में किसने लिखी? भास्कर ने। कन्नड़ भाषा में, अच्छा मुझे बताइए कन्नड़ कहाँ की भाषा है? तो हम कहेंगे कर्नाटक की। तो वहां के लोगों में भी रुचि हुई, तो लेखक ने सोचा कि यहाँ के लोगों के लिए भी इस भाषा में लिखी जाए, तो विभिन्न भाषाओं में लिखी गई। नेपाली भाषा में भानुभक्त आचार्य, एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया था। क्या बोलेंगे? भानुभक्त आचार्य। कैसे प्रश्न बना था जी? रामायण को नेपाली भाषा में किसने लिखा है? बोलेंगे भी फटाफट से, क्या बोलेंगे? दक्षिण भारत में मनाया जाता है श्याम जहांगीर जी, तो वो सारे राज्यों में लगभग उसका प्रभाव है, ठीक है। और वो जब कभी उससे प्रश्न पूछता है तो दक्षिण के राज्यों को नहीं देता है। उम्मीद करूंगा आपका सॉल्यूशन हुआ होगा। तमिल कम्बन, कन्नड़ कुमदेंदु, नेपाल में भानुभक्त आचार्य। क्या बोलेंगे भाई? एक बार बोलने का प्रयास करेंगे मेरे साथ। क्या बोला मैंने? ये तो ऐसे तो फिर मतलब मिटाने में तो दिक्कत होगी। बोलो जी, बोलने का प्रयास करेंगे साथी एक बार। बोलना एक बार, किसने किस भाषा में लिखा है? तो उर्दू का तो याद रखेंगे, अकबर के समय बदायूनी। रामायण का उर्दू में अनुवाद, फारसी में सॉरी, उर्दू में अनुवाद राणा लखनवी ने। बांग्ला में कीर्तिवास ओझा ने। उर्दू में किसने? राणा लखनवी ने। तमिल में क्या बोलोगे भैया? कंबन ने। तेलुगु में किसने लिखा? बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे? तेलुगु में भास्कराचार्य ने लिखा था। और कन्नड़ में कुमदेंदु ने। नेपाली में भानुभक्त आचार्य ने। ऐसे याद करते हैं इनको, मतलब ये रिवीजन मेथड है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? गुरुजी आरटीएच का पूरा नाम क्या? पूरे नाम से नहीं याद रखना है भैया, ग्रिफिथ याद रख लो, वो गूगल कर लेना, मिल जाएगा आपको। मुझे भी नहीं पता है साथी। आगे, महाभारत। महाभारत का अन्य नाम भारत जय और जय संहिता। रचयिता कौन है? सिर्फ याद रखना है, वेद व्यास इसके रचयिता है। महाभारत को फारसी में अनुवाद किसने किया? बोलेंगे भैया, ये भी रामायण और महाभारत के फारसी में अनुवाद किसके टाइम पे हुए? फारसी में अकबर के टाइम पर। ये भी किसने किया? बदायूनी ने। और बदायूनी ने इस महाभारत को नाम दिया रज्मनामा, ताकि फारस के लोग भी पढ़ पाए, या जो फारसी भाषा को जानते हैं वो लोग पढ़ पाए। तो साथी कभी गलती नहीं करनी है। रामायण और महाभारत दोनों अकबर के समय ट्रांसलेट किए। ट्रांसलेट मतलब अनुवादित अन्य भाषा में। ऐसा नहीं था कि मूल रचना तो है नहीं, क्योंकि मूल रचना तो किसकी है? उसको सबसे पहले, मूल का मतलब सबसे पहले किसने लिखा, ठीक है। महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद के एम गांगुली। सिर्फ गांगुली नाम याद रखें तो भी काफी है। के एम गांगुली, किसारी मोहन गांगुली। अब बताइए, रामायण का किसने? आरटीएच ग्रिफिथ। और महाभारत का किसने? आप कहेंगे भैया महाभारत का किया के एम गांगुली ने, ठीक है। महाभारत का तमिल अनुवाद रामानुजाचार्य ने किया है। महाभारत का बंगाली अनुवाद काली प्रसन्न सिंह ने किया है। महाभारत का हिंदी अनुवाद किसने किया है? ठीक है। मैंने जो महाभारत पढ़ी, मैंने हिंदी में यही गीता प्रेस की पढ़ी। आप भी देखते होंगे, गीता प्रेस साथी एक संगठन है जिसकी आपको अक्सर दुकानें मिलेंगी रेलवे स्टेशन पर, ठीक है। एयरपोर्ट्स तक पे भी शॉप है कई जगह तो। और अगर हम बात करें, इनकी एक गाड़ी होती है, एक वैन होती है। तो ये क्या करते हैं? भारतीय ग्रंथ और ज्ञान को बहुत सस्ते में, बहुत मोटी मोटी पुस्तकों को भी, जैसे आप देखेंगे गीता प्रेस की जो रामायण है उसके 6 भाग हैं, तो उन 6 भाग को बड़े सस्ते में ये आपका उपलब्ध कराते हैं, ताकि आम जनमानस भी उनकी समझ रखे और जो सीख उनमें दी गई है उसको सीखे। तो क्या बोलेंगे? महाभारत हिंदी अनुवाद। जैसे रामायण के भी 2 भाग आते हैं इनके अपने, क्या बोलेंगे? गीता प्रेस के एक भाग में भी मौजूद है। तो गीता प्रेस क्या करती है? वो हिंदी में। तो रामायण का भी हिंदी यदि मैं आपसे पूछूं तो किसके द्वारा? आप कहेंगे भैया गीता प्रेस के द्वारा। मैं पूछूं श्रीमद् भगवद गीता जी का हिंदी, तो क्या बोलेंगे? हिंदी में कौन प्रोवाइड कराता है? हिंदी में गीता प्रेस। देखिए आपने गीता प्रेस की गाड़ियां, हाँ या ना? क्या बोलेंगे भैया? महाभारत को तो गणेश जी ने नहीं भाई, लेखन में जो नाम आता है, कहते गणेश जी ने एक वादा किया था महाभारत को लिखते समय कि मैं इस लेखन कार्य को तो शुरू करूंगा, लेकिन मेरा पेन नहीं रुकना चाहिए। लेकिन अधिकतर लोग उसको किंवदंती मानते हैं और कहते वेद व्यास जैसे एक समूह ने उसकी रचना की। मैं भी आपकी बात से सहमत हूं कि कई जगह लिखा होता गणेश जी ने रचना की, ठीक है। लेकिन कभी भी पुस्तक में जब व्यक्ति का नाम आएगा ना, पुस्तक मतलब एक प्रारूप है, और उसका लिखने का जब रूप आएगा तो भैया तब भगवान का नाम नहीं दे सकते हम उसको, तब किसी व्यक्ति का नाम देना होगा। और विकल्प में भी आपसे पूछता है, ठीक है।
बोलेंगे अभी फटाफट से। एक दोस्त ने तो केसारी मोहन गांगुली आते ही दीपिका जी ने लिख दिया है सौरभ गांगुली की बुक, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। वेरी गुड, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे आए। श्रीमद् भगवद गीता जी, जिसका दूसरा नाम क्या है? गीतोपनिषद, यानी गीतों का एक उपनिषद है। इसमें कितने अध्याय हैं श्रीमद् भगवद गीता जी में? 18 चैप्टर है और 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक। लोगों के घर रखी रहती हैं गीता जी और पढ़ नहीं पाते, मतलब 700 श्लोकों के लिए उनको बड़ा समय लगता है, जबकि आप नियम बनाएं तो बड़ा जल्दी से इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप हर रोज भी 10 से 15 मिनट पढ़ने के लिए निकालें, हालांकि आप लोग तो क्या होगा कि भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में बिजी होंगे, लेकिन साथ ही जैसे ही आपको समय मिले तो कभी कभी प्रयास कीजिए। वो दुनिया का मैनेजमेंट से लेकर के सब कुछ सॉल्यूशन उसमें है। आपके जीवन में क्या क्या स्थिति आ सकती हैं, उन स्थितियों को जोड़ के दिखाया गया है कि उनसे क्या मार्ग निकलेगा। ठीक है, हर एक स्थिति के लिए। अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस ने, किसने किया साथी? विलियम विल्किंस ने। और उर्दू में मोहम्मद मैरूफल्ला ने, क्योंकि उर्दू भाषा में भी बहुत पढ़ी जाती है श्रीमद् भगवद गीता जी, बहुत लोग इसका क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है सर, गीता प्रेस गोरखपुर की है ना ये? जी भाई साहब, गीता प्रेस गोरखपुर की है। बहुत बढ़िया आकाश चौधरी जी, भैया जी जय हनुमान जी की जय। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जय हनुमान। बहुत ठीक लिखा है सत्यम कुमार यादव जी ने। गीता प्रेस को 2021 में गांधी शांति पुरस्कार मिला। अरे वाह, वेरी गुड। अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता जी जान गए। क्या बोलोगे? पहली बात तो किसने लिखा इसको? तो आप कहेंगे भैया लिखा किसने है? तो गीता किसका भाग है? गीता किस मैदान में कही गई है? तो आप कहेंगे गीता जी भैया किस में? महाभारत के मैदान में कही गई है। तो महाभारत की जिसने रचना की उसने ही गीता जी को लिखा होगा, जब वो महाभारत का भाग है। इतना लॉजिक तो लगाना होगा। तो महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास जी ने, यानी इसके लेखन में भी वेद व्यास जी का काम है। बोलने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। बोल किसको रहे हैं? पार्थ को, अर्जुन को बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे? अर्जुन को बोल रहे हैं। आगे, प्राचीन पुस्तकें, बहुत प्राचीन भारत की पुस्तकें। इनमें से अक्सर को आप जानते होंगे, बताना जो जो साथी जानते हैं, थम्स अप करना, क्योंकि हम इतिहास में पढ़ चुके हैं। अष्टाध्यायी, ये क्या बोला मैंने? संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक। अर्थशास्त्र बच्चा बच्चा जानता होगा, चाणक्य। महाभाष्य को पतंजलि ने लिखा। योग शास्त्र ये इतिहास में मैंने बताई जब पुष्यमित्र सुंग में आपको पढ़ा रहा था। बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने, किसने लिखी है? सौदरानंद आपका अश्वघोष ने। सौदरानंद वज्र सूची जिसको हम बोलते हैं, वज्र सूची। ठीक है, महाभिभाषा शास्त्र वसुमित्र ने। स्वपनवास वदत्ता ये किसकी है साथी? भास की है। अरे जानते हो या नहीं जानते? कुछ तो बोलो भाई। ये पढ़ी हुई पुस्तकें आ रही हैं या नहीं? कुछ तो जानते होगे। कामसूत्र वात्स्यायन बताई हुई है। कुमार संभवम कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। विक्रम और उर्वशी की कहानी कालिदास। मेघदूत कालिदास। रघुवंशम कालिदास। मालविका और अग्निमित्र की कहानी सुंगवंश के की, जी भैया कालिदास। नाट्य शास्त्र, ये शास्त्रीय नृत्य में भी बताया। नाट्य शास्त्र किसने लिखा? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र से हमको भारत के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, हिंदी भाषा जब आप पढ़ते होंगे जो साथी वो जानते हैं, इनका जो 36वां जो सॉरी 36वां नहीं, छठा अध्याय, उसमें रस की परिभाषा मिलती थी। हिंदी भाषा के जो रस होते हैं, श्रृंगार रस, ठीक है, जानते हैं ना, भयानक रस हो गया। देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाखा दत्त ने। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम, ये मैंने गुप्त वंश में आपको बताया था पढ़ाते समय कि भैया गुप्त वंश के बारे में जानकारी, गुप्त वंश के बारे में जानकारी तो बोलेंगे भैया आपका विशाखा दत्त से मिलती है। बोलेंगे भैया, एक साथी, सारे साथी लिख रहे हैं भैया जानते हैं जानते हैं जानते हैं। कुछ साथी लिख रहे हैं, कुछ क्या, एक बच्चा लिख रहा है मैं नहीं जानता हूं। तो बेटू मेरे दोस्त, तुम नहीं जान पाओगे, क्योंकि ये पढ़ा चुके हो तुम, तब भी नहीं जान पाए, तो आज पढ़ के ही क्या जान जाओगे? जानना तो होगा भाई मेरे, प्लीज पढ़ना होगा सबको। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे आप लोग? बोलें एक बार भैया, सबको जानते ही हैं हम। ठीक है, बहुत प्राचीन पुस्तकें हैं। आगे आएंगे। पृथ्वीराज रासो, यहां पर मैं आपसे एक बार बुलवाऊंगा इसको। पृथ्वीराज रासो ये किसकी है? जे पृथ्वीराज चौहान जी थे हमारे। पृथ्वीराज चौहान जी के दोस्त थे चंद्रबरदाई। आपको याद है पृथ्वीराज चौहान जी को जब बंदी बना करके मोहम्मद गोरी ले गया तो चंद्रबरदाई भी पीछे पीछे चल दिए थे। तो चंद्रबरदाई ने इस पुस्तक को पूरा नहीं किया था। चंद्रबरदाई के पुत्र थे एक जलहण।
क्या नाम था उनके पुत्र का? जलहण। चंद्रप्रदायी का पुत्र था जलहण। तो जलहण जो पुत्र है उसने इसको पूरा किया था। मृच्छकटिकम शूद्रक है। सूर्य सिद्धांत किसकी है? आर्यभट्ट की, जिसमें हमको शून्य के आविष्कार से लेकर के पाई, वर्गमूल और घनमूल आदि के बारे में उन्होंने जानकारी दी। पृथ्वी की त्रिज्या या पृथ्वी के वजन आदि के बारे में जानकारी दी साथी। आनंद पाल जी, बहुत थैंक यू मेरे भाई। ठीक है भैया, पुस्तकों की ट्रिक बेटा, कई हजार ट्रिक बन जाएंगी, पुस्तकों की ट्रिक नहीं बनानी, गलत बात हो जाएगी भाई। पुस्तकों की ट्रिक नहीं बनानी है साथी। कोई भी भाई अगर पुस्तकों की ट्रिक बनाने पर आ गया ना, तो जीवन भर पुस्तकों में को ही याद करने में रह जाओगे, भूल ही नहीं पाओगे। 10-5 पुस्तकें तो याद कर लोगे ट्रिक से, बाकी भूल जाओगे। ऐसा नहीं करना साथी। वराहमीर याद है गुप्त वंश के दौरान साथी किसके नवरत्न थे ये? भैया चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे, जिन्होंने क्या, खगोलज्ञ थे एक, खगोलज्ञ, खगोल विज्ञान के बारे में जिन्होंने क्या दिया था, हमको ज्ञान दिया। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। कथा सरित सागर सोमदेव की है। अभिधम्म खोस वसुबंधु। रावण बध भट्ट की है। और कृतार्जुनियम ये किसकी है? ये भारवी की पुस्तक है। किसकी है? भारवी की पुस्तक है। ठीक है, आगे आते हैं साथी। तो क्या बोलेंगे, ये एक बार बोलने का प्रयास करना सारे। याद करने का तरीका क्या रहेगा भैया? याद करना साथी, एक बार बोलो और फिर इमेजिन करो। पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदाय, मृच्छकटिकम सुंदरक, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, व्रत संहिता वराहमीर, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। अच्छा मैं आपसे पूछूं, मैंने इतिहास में आपको एक बात बताई थी कि भैया पंचतंत्र को किससे प्रेरित होकर लिखा गया? किस पुस्तक से प्रेरित होकर लिखी गई है? बोलेंगे भैया, किस पुस्तक से ये प्रेरित होकर लिखी गई है? बोलेंगे भी, दिखाएं भी। बहुत बढ़िया रविंद्र कुमार जी, आपने बहुत अच्छा लिखा है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। सॉरी, रियली सॉरी। बोलेंगे, बहुत अच्छा साथी आपने लिखा था, वेरी गुड। अगर आप रिलेटेड चीजों को सोच पाते हैं, इसका मतलब है आप एक शानदार छात्र का परिचय है। कोई दिक्कत? तो क्या बोलोगे भैया? व्रत कथा से परिचित ये थी, व्रत कथा। अभिधम्म कोश वसुबंधु, रावण बध भट्ट, कृतार्जुनियम बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, लगातार पूछी जाती है। एक तो ये और एक मृच्छकटिकम, ये दोनों परीक्षाओं में अक्सर आपको देखने को मिलेंगी साथी। पिछले में बात करते हैं कालिदास की रचनाओं में मेघदूत, आपका अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत पूछी जाती है। और विशाखा दत्त की साथी, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। और भरत मुनि तो एसएससी के लगभग हर एग्जाम में हर वर्ष ही पूछी जाती है, हर वर्ष। ठीक है, पीछे हमने रचनाएं लिखी थी। इसमें अगर हम बात करें, आप मार्क करें, अष्टाध्यायी किसकी? पाणिनि की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं इसमें बुद्ध चरितम बहुत इंपॉर्टेंट है। और पतंजलि का आपका क्या बोलोगे? महाभाष्य। चाणक्य जी के बारे में सब साथी जानते हैं। ठीक है, आगे आइए बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे भाई? बिग ब्रदर, बिग ब्रो, कोई दिक्कत? आ गया। 10 कुमार चरितम दंडी की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। 10 कुमार चरितम किसकी है जी? दंडी की। हर्षचरित्र जानते हो भैया, किसने लिखी? बाणभट्ट ने। बताना जरा, बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? बोलेंगे भी फटाफट से। सर मैं आपके सिर्फ सुपर सेट 10 लगा लूं तो काम चल जाएगा? उनसे नहीं चलेगा बिल्कुल, इससे अच्छा लगाओ ही मत उनको। वो 10 सेट उनके लिए हैं साथी जो 3 बजे के सेट से पहले से जुड़े रहे। तो या तो आप पहले वाले सेट तैयार करो और फिर ये 10 तैयार करो, तब तो काम बन सकता। अगर आप सोचे सिर्फ 10 सेट लगा लें भैया वो 3 बजे वाले, तो भैया नहीं हो, मैं झूठा वादा आपसे नहीं कर सकता। ठीक है, आगे आइए। क्या बोलेंगे जी? हर्षचरित्र क्या बोलोगे? बाणभट्ट किसके दरबारी कवि? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के। और हर्षवर्धन की भी 3 रचनाएं लिखवाई थी इतिहास में, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, वाशवदत्ता किसकी है? सुबंधु की। मालती माधव बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, किसकी? भवभूति की। और कादम्बरी भी खूब पूछी जाती है, खूब। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? आपका राजशेखर। पृथ्वीराज विजय जगनिक ने लिखी है, जगनिक ने। कौन सी? पृथ्वीराज विजय। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सारे साथियों ने उत्तर दिया, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। बहुत खूब साथी, वेरी गुड। कुछ साथी लिख रहे हैं समुद्रगुप्त का दरबारी था। भाई समुद्रगुप्त का दरबारी तो हरिशेन था साथी, इतने कंफ्यूज रहोगे तो कैसे बात बनेगी? ऐसे याद रख लो, ऐसे भी ना याद रख पाओ। समुद्र में रहते थे भगवान हरि, आप देखोगे उनको पानी से पे रहते हैं वो।
भगवान हरि कहाँ रहते थे? समुद्र में। ठीक है। और हर्षवर्धन एक राजा था, तो हर्षवर्धन चलाता था बाण, ऐसे याद रख लो। या याद रख लो, उसने हर्ष हर्ष में बाण चला दिया, खुशी खुशी में बाण चला दिया। ठीक है। काव्य मीमांसा किसकी है? कर्पूर मंजरी दोनों राजशेखर की है। गीत गोविंद जयदेव, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। राजतरंगिणी कल्हण की है, कश्मीर का इतिहास है, जिसमें कश्मीर का अकबर बताया गया है जैनालुब्दीन को। क्यों जी? जिस प्रकार से भारतीय इतिहास में अकबर ने क्या करा, तीर्थयात्रियों पर से कर हटाया, जजिया कर उसने हटाया 1564, ऐसे ही कश्मीर में इसने तीर्थयात्रियों पर से कर हटाया और जजिया कर हटाया वहां के हिंदुओं पर से। तो आप कहेंगे भैया इसने ऐसे काम किए जैसे अकबर ने दिल्ली में किए। तो जितने भी कश्मीर के बारे में आपका राजवंश हुए, कारकोट वंश हो, चाहे उत्पल वंश हो आपका, चाहे लोहार वंश हो, तो कश्मीर के उन तीनों राजवंशों की जो जानकारी है वो किसके द्वारा दी जाती है? वो कल्हण के द्वारा दी जाती है। और राजा जयसिंह के यहाँ पर ये आपका एक इतिहासकार थे। और कश्मीर का अगर बात करूं तो सन 1151 तक का इतिहास, सन 1151 तक का जो इतिहास है, तक का जो इतिहास है वो साथी, क्या बोलोगे आप? किसमें बताया गया है? वो राजतरंगिणी में बताया गया है। बोलेंगे भाई फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, कोई दिक्कत? तो क्या बोलेंगे? रासमाला सोमेश्वर। शिशुपाल किसकी है? शिशुपाल माघ की है, जिसको शिशुपाल वध के नाम से भी जाना जाता है। शिशुपाल वध के नाम से जानते हो? शिशुपाल वध, भगवान श्री कृष्ण के सामने जो उसको कितनी गलती माफ कर दी उन्होंने, तो आप कहेंगे भैया 100 गलती। तो दोस्त जीवन में एक बात याद रख लेना, 100 गलती माफ करी थी उसकी? नहीं जी, 99 माफ करी, 100वीं पे तो गर्दन उड़ा दी शिशुपाल की। जानते हो किस्सा? तो याद रख लेना, आप भी किसी के साथ अगर जीवन में अन्याय कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि सामने वाला उस अन्याय को यदि सह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस अन्याय का बदला नहीं लेगा। अगर कोई व्यक्ति शांत है तो भगवान कृष्ण का ही ये बात है कि वो जल्द ही आपसे क्या लेगा? बदला लेगा। तो किसी को सताना मत साथी। ठीक है। अपने मोरल्स के साथ जीना, कभी भी नौकरी में हो, कितने भी स्टेब्लिश आप हो जाए, जीवन में कितने आगे बढ़ जाए, तो आपको डाउन टू अर्थ रहना होगा। आप अपने जीवन में बढ़िया रहो। साधारण जीवन से मतलब होता है आप दूसरे को, आप लोग प्रभावित ना करें। प्रभावित का मतलब गलत तरीके से उसके कार्यों को। आप अपने में जियो, अपने अच्छे से रहो, बढ़िया तरीके से रहो, और दूसरे से तुलना में अपनी मत करवाओ, मत करो। ठीक है। आगे आगे। और तो मैं कल की एक बात बताऊं, कल तो बड़ी एक कलाकार बात हो गई साथी। हाँ। ना तो देखो नाम लूंगा, ना आप पूछना, पहले प्रॉमिस करो नहीं पूछेंगे। लेकिन कल मुझे ऐसा लगा कि हम किसी को मोरल देने की कोशिश करते हैं, वैल्यूज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको अपनाने वाला हर कोई हो नहीं सकता। लोगों को शायद नैतिक मूल्य बड़े सस्ते लगते हैं, उनको लगता है नैतिकता की कोई कीमत है नहीं। कल मेरे पास एक का फोन आया, तो एक बच्चे की किसी परीक्षा में रैंक 1 है, तो उसको बधाई दी गई। मैंने देखा भी उसको, उसने फॉलो भी किया हुआ इंस्टा पर मुझे और राहुल तेवतिया सर को। मैंने प्रोफाइल उसकी मुझे बताया बच्चे ने स्टूडियो में कि जी अन्य कोई टीचर किसी और का, क्योंकि दोस्त जहाँ कोई पढ़ता है वही उन्हीं को लोगों को फॉलो करता है। बाकी उसने किसी प्लेटफॉर्म के किसी टीचर को फॉलो नहीं किया हुआ। तो स्टूडियो से उन लोगों ने उसको बधाई देने के लिए फ़ोन किया, उस बच्चे ने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। कोई मनसा रही होगी। उसके दोस्त का फ़ोन आता है मुझे, और उसने, उसके दोस्त ने जितनी डिप्लोमेसी से मुझसे बात की, कह रहा कि क्या करना है, कैसे करना है, मुझे बता देना। मैंने कहा भाई क्या करना है मतलब, मैं समझा नहीं। तो उसने मुझे कुछ प्लेटफॉर्म के नाम बताए। उसने बोला जी उसकी तो इच्छा है किस प्लेटफॉर्म का नाम लेगा, कौन किसका नाम लेगा, उसकी तो अपनी सोच और समझ है। मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आदमी स्वतंत्र है। और जो आप मुझे सिखा रहे हैं, मैंने अपने स्टूडेंट्स को नैतिकता सिखाई है सिलेबस के साथ साथ में, और मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ। मैं ऐसा अध्यापक नहीं हूँ कि बच्चों को सिर्फ सिलेबस पढ़ाया और अन्य कोई बात नहीं की। और मैं ये मानता हूँ कि मेरे छात्र नैतिक है, और यदि नहीं है
तो फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता। आपकी निजी स्वतंत्रता है, आप क्या चुनाव करेंगे, क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, उसमें हमारी तरफ से कभी हम लोग आपका बोलते हैं ना, वो विरोध करने वाले लोग नहीं है। कोई ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन हमारी तरफ से नहीं होगा। आप स्वतंत्र हैं, जो करें। तो आप समझ रहे हैं, एक बच्चा, एक स्टूडेंट मुझसे डीलिंग करने को तैयार है, मुझसे डीलिंग करने के पूरे प्रयास में है। और बड़ी हंसी की बात है, अब मैं ये सोचता हूं कि भाई मैं आपको मूल्य सिखा रहा हूं और मैं एक मूल्यों के चलते हुए आपके सामने खड़ा हुआ हूं। आपको क्या लगता है कि तमाम प्रयास नहीं होते होंगे? या चंद पैसे इतने हो जाते हैं कि हमारे नैतिक मूल्यों को गिरा दें? चंद नहीं, कितने भी पैसे हो। आपको नहीं लगता कि कोई उस तरह की प्लानिंग्स मेरे साथ करता होगा? इस देश की जो सबसे बड़ी एजुकेशन की इंडस्ट्रीज रही हैं, रही थी, उन तक ने अपने घुटनों तक के प्रयास कर लिए साथी, कि वो आपके भाई नवीन से किसी भी तरह बात करके उसे अपनी तरफ करे, और आरडब्ल्यूए जो इतना बड़ा नाम बनता जा रहा है, उसके बढ़ते हुए नाम को हम रोक दें। और रही बात धन की, तो वो असीमित धन तक भी बात हुई है, जितने की परिकल्पना मेरे जैसा सामान्य परिवेश में पैदा हुआ व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, उससे पार की, जिसकी बात कोई एजुकेशनल कंपनी तक नहीं सोच सकती। लेकिन साथ ही हमारे नैतिक मूल्य होते हैं। मुझे आप लोगों से नजरें मिलानी है, और किसी धन की कीमत पर मैं आपसे नजरें हटा करके जी लूं, तो मेरा जीना उसी दिन मरना हो जाएगा, और मैं उसी दिन मृत्यु स्वीकार करना चाहूंगा कि मेरे जीवन में कभी ऐसा पल आए तो उससे पहले मृत्यु आए। तो आपको नैतिकता भाई बनाए रखनी होगी। धन की कोई बड़ी कीमत नहीं है। कीमत आप एक समय पर, जब आपका अंत समय आएगा ना साथी, वो कभी भी आ सकता, 30 वर्ष की अवस्था में, 40 में, 50 में, 60 में, 70 में, कभी भी। तो शायद आप सोचेंगे, तब विवश होंगे, या तो पहले सोच लीजिए या बाद में आप सोचेंगे। ठीक है। एक आया, एक बच्चे ने ऐसी, पिछली बार था ना आपका एसएससी जीडी में था एक रैंक 1 अमन, वो बच्चा आया, कह रहा जी मुझे कई दिन से परेशान कर रहे हैं रिश्तेदार, रिश्तेदार की तुमको पैसे देंगे। उसमें मेरे दिल गवाही देता, मैं अपने गुरुजी के लिए कहूंगा जाके। तो भाई पढ़ना नैतिकता के साथ में। अध्ययन का अर्थ अभी है जब आप नैतिक रहें। तहकीक ए हिंद अल बरूनी, बाकी आप अपने छात्र हैं, आप अपने जीवन में कोई भी चुनाव करोगे तो हम ये मानते हैं कि शायद कुछ बातें रही होंगी, जरूरी होगा, तो हमको फिर आपकी ही चॉइस ठीक लगती है कि हाँ ठीक किया हो। ये भाई दिल्ली सल्तनत की पुस्तकें हैं, इन पर आएंगे। क्या बोलेंगे? तहकीक ए हिंद अल बरूनी ने लिखी है। कानून ए मसूदी किसने लिखी है? वो अल बरूनी ने। अब अल बरूनी कब आता है भारत? दरअसल में आप लोगों को याद होगा, भारत में गजनवी आया। मुझे बताइए गजनवी ने कितने आक्रमण किए थे? तो आप कहेंगे भैया, क्या बोलेंगे, गजनवी ने कितने आक्रमण किए? तो आप कहेंगे भैया गजनवी जब भारत में आया, उसके समय के इतिहास को लिखा अल बरूनी ने। मिनहाज उस सिराज दिल्ली सल्तनत का एक बड़ा लेखक हुआ, जिसने तबकात ए नासरी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल चारों एग्जाम में पूछी गई प्रश्न है, 2022 में भी और 23 में भी। मिनहाज उस सिराज इल्तुतमिश के समय की था। इसी ने लिखा रजिया का इतिहास भी, कि रजिया कुंडों में फंस गई। इसी ने लिखा कि अगर रजिया एक महिला ना होती तो उसका नाम भारत के बड़े इतिहासकारों में लिया जाता। और एसएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया उस बात से कि किस एक व्यक्ति ने कहा था कि रजिया अगर महिला ना होती तो उसका नाम भारत के बड़े शासकों में शुमार होता। सारे साथियों ने लिखा 17 बार आक्रमण किया, कुछ 27 लिख रहे हैं, कुछ 13 लिख रहे हैं। भाई 17 वाले सारे ठीक है, आज के बाद आप भी 17 बोलेंगे। लैला मजनू, किरान उस सादेन, ये एक प्रेम कहानी है। खजेन उल फतूह, तुगलक नामा, ये किसने लिखी है? ये अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को क्या नाम बोलते हैं हम? एसएससी ने पूछा पैरट ऑफ इंडिया। तोता ए हिंद नहीं पूछा, पैरट ऑफ इंडिया। क्या आप बोलेंगे? तोता ए हिंद, तोता ए हिंद, तोता ए हिंद। क्या बोलेंगे? तोता ए हिंद। किसने लिखा? अमीर खुसरो ने। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी ने। फतवाए फिरोज शाही फिरोज शाह ने।
ताजुल मासिरी एसएससी बहुत पूछता है, हसन निजामी ने। रेहला आप सब जानते हैं इब्न बतूता की है। बताना इब्न बतूता किसके समय पर भारत आया था? सारे साथियों का उत्तर होना चाहिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय भैया आया था। मुगल काल में बाबर ने भैया खुद रचना की स्वयं। ये क्या है? बाबर की आत्मकथा है। अब बाबर दरअसल में चगताई जाति से था, चगताई जाति से। तो चगताई जाति से, तो देखो इस स्लाइड पे जो किस्तें लिख रही है ये एसएससी बार बार रिपीट करती है इनको। तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी गई? चगताई तुर्क में। अब भी एग्जाम देने देंगे साथी, आपको भी दिखेगा चगताई तुर्क। दीवार पुस्तक खते बाबरी मवैयान किसकी है? इंपोर्टेंट बुक है। तुजु के बाबरी इंपोर्टेंट बुक है। इंपोर्टेंट का मतलब बार बार रिपीट होती है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी। गुलबदन बेगम ने, ये किस भाषा में लिखी गई है? इसकी भाषा बहुत पूछता है, क्योंकि दरअसल में देखो जब मुगल आ गए भारत में तो उनकी राजभाषा भी रही फारसी, क्योंकि ये पुरानी भाषा सीख के आया था। बाबर ने तो स्थापित किया था मुगल वंश को, तो उसकी भाषा पर प्रभाव था पहले, जहाँ जिस जाति से वो आता था, परगना क्षेत्र से, वहां पर बोली जाती थी। तारीख है शेरशाही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, अब्बास खां सरवानी ने। अच्छा बताइए हुमायूं को किसने हरा के भगाया था भारत से? तो आप कहेंगे भैया फरीद खान ने, शेरशाह सूरी ने। दो युद्ध हराए, 1539 1540, 2 बार उसको पीटा, तो हुमायूं भाग जाता है भारत से। तो अकबर ये बात कहता है कि वह कौन व्यक्ति है जिसने, कहते हैं कि हमारे यहां मेरे दादा के यहां नौकरी की, यानी कि बाबर के यहां उसने नौकरी की थी शेरशाह सूरी ने, और कहते हैं मेरे दादा के यहां नौकरी करते हुए मेरे पिताजी को हरा दिया। उस व्यक्ति का इतिहास में जानना चाहता हूं। सॉरी। रियली सॉरी। तो पूछता है कि मैं उस, क्या बोलता है, मैं उस व्यक्ति का संपूर्ण इतिहास जानना चाहता हूं। क्या बोलेंगे? संपूर्ण इतिहास में जानना चाहता हूं। तो तारीख शेरशाही किसने लिखी? अब्बास खां सरवानी ने। अकबरनामा फारसी भाषा में किसने? अबुल फजल ने। ये तो अकबर का नवरत्नों में से एक है। बहुत बढ़िया, सारे साथियों ने लिखा, वेरी गुड वेरी गुड। आगे ऊपर दिखाओ क्या कह रहे हैं। एक बच्चे ने ऊपर कुछ लिखा था अभी स्कोर के लिए। विमल सिंह कह रहे सर मैं आपके 25 और 10 सुपर सेट तैयार कर लूं? ठीक है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है भाई। कुछ नहीं पढ़ा है तो बहुत ठीक है। जब बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है तो कुछ ना कुछ फायदा तो होगा। क्यों नहीं पढ़ते हो यार तुम? तो कुछ साथी ऐसे होते हैं जो लेट चैनल ज्वाइन करते हैं, तो पता भी नहीं होता, ये भी मैं समझ सकता हूँ। तुम यार पानी ले आओ थोड़ा सा। आईने अकबरी किसकी पुस्तक है? अबुल फजल की। फुतुहात ए आलमगीरी, ये ईश्वरदास नागर की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आलमगीर किसको कहते थे? औरंगजेब को। तो ये औरंगजेब के बारे में लिखी गई है। मुंतखब उफ तवारीख हो गई आपका। जहांगीर नामा, ये जहांगीर ने स्वयं लिखी। चार चमन चंद्रभान ने लिखी, ये किसके बारे में? ये शाहजहां के बारे में है। शाहजहां, कितने साथी बता सकते हैं मुझको शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक गद्दी पर रहा? मजम उल बहरीन तीर ए अकबर, ये दारा सिकोह ने। दारा सिकोह के बारे में मैंने आपको इतिहास में बताया कि दारा सिकोह एक इंटेलिजेंट व्यक्ति था, लेकिन उसमें जो शासन को संभालने की कमान की शक्ति थी वो उससे ज्यादा औरंगजेब में थी, इसीलिए औरंगजेब ने उसको पराजित कर दिया। तो क्या बोलेंगे? सीर अकबर, इसका जो हिंदू धर्म के ग्रंथ थे उनमें बड़ी रुचि थी, और इसने कहा इनमें इतना ज्ञान है कि इसको पूरी दुनिया को पढ़ना चाहिए। तो इसने क्या किया कि 52 उपनिषदों का अनुवाद कर दिया। किस भाषा में? फारसी में। कि उर्दू में, उर्दू क्षेत्र वाले लोग या फारसी भाषा के लोग भी इसको पढ़ें, इस ज्ञान को, इसमें कितना ज्ञान छिपा हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया अर्पित जी, बिल्कुल सब अच्छा होगा साथी। तो आप मेहनत में विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा। मजम उल बहरीन और सीर अकबर, क्या बोलेंगे? दारा शिकोह ने। सिर्फ ये 2 पुस्तकें हैं जो दारा सिकोह के समय कन्वर्ट हुई। बाकी अगर कोई भी फारसी का ट्रांसलेशन हुआ तो सारे अकबर के समय हुआ।
सारे अकबर के समय हुए। इस बार पुस्तक पूछी गई कि आपका यूपीएससी सी सेट में एक प्रश्न पूछा गया था आपका प्रीलिम्स में। प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक का अनुवाद फारसी भाषा में अकबर के समय नहीं हुआ है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन सी दो पुस्तकें सी, उसमें विकल्प था मजमुल बहरीन, बाकी अकबर के टाइम की थी। तो मजमुल बहरीन का अकबर के टाइम पे नहीं। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के समय की पुस्तकें कौन कौन सी, बोले। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है भैया? सत्यार्थ प्रकाश ये हिंदी भाषा में लिखी 1875 में दयानंद सरस्वती ने। गीतांजलि और गोरा किसने लिखी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सारे साथी जानते होंगे गीतांजलि को कौन सा अवार्ड मिला था? साहित्य का साथी 1913 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो आप कहेंगे भैया नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। बोलेंगे भाई फटाफट से। धीरज कुमार स्वर्णकार जी बहुत थैंक यू दोस्त। भाई मेरे जैसा नहीं बनना है साथी, आपको अपने जैसा बनना है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है हम जीवन में किसी और के जैसा बनना चाहते हैं। ये बात कहना छोड़ दीजिए आप आज से, कोई भी साथी जो सोचता हो वो बोलना मैं मेरे जैसा बनूंगा और खुद को मैं सबसे बेहतर बनाऊं। आपको खुद को तराशना, खुद को बिल्ड करना है, खुद की मरम्मत करनी है आपको। मैंने कहा ना, आप जब सोने जाएं बस एक बार, रोज भी ना विचार कर पाए कभी ना कभी विचार करें। रोज कर पाए तो बेहतरीन है। उसके लिए अलार्म लगाइए एक, और अलार्म लगा के सोचिए क्या मैंने कुछ गलत काम तो नहीं किया पूरे दिन में। अब गलत काम कौन सा होता है जिससे कोई हर्ट हो? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिससे कोई हर्ट हो जाएगा, किसी का हृदय विदीर्ण हो जाए, तो वह सारे कार्य गलत है। अब आप सोच सकते हैं कार्यों का चुनाव अपने आप हो जाएगा, कौन सही कार्य कौन गलत कार्य। बस उन चीजों से बचना, आप सबसे बेहतरीन इंसान है मेरी नजर में तो हो। शायद मैं आपसे कभी मिल नहीं पाऊंगा, आप में से बहुत सारे लोगों से, और मैं आपके चेहरे को भी नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि हम लोगों को आप देख लेते हैं। लेकिन मैं ये उम्मीद करूंगा कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं होगा बेहतरीन, और सिलेक्शन होगा तो हमारी मुलाकात साथ ही होगी ही। क्या बोलेंगे? और जब सिलेक्शन लेके आओ ना तो सिर्फ एक बात बोलना, आपके सिलेक्शन का मैं पहले बता चुका हूँ, आप भारत माता की सेवा के लिए जाएंगे। मेरे लिए सबसे बड़ी नौकरी है। ऐसा नहीं है कि मैं आपके बैच में इस बात को कह रहा हूँ। मैं एसएससी सीजीएल को पढ़ाऊंगा तब उस बैच में मैं तब भी ये कह सकता हूँ कि एसएससी सीजीएल से बड़ी नौकरी मैं एसएससी जीडी के कार्य को मानता हूँ। कार्य उनका भी है, देश सेवा का ही कार्य है, देश के हित का कार्य वो भी करते हैं। लेकिन आपकी नौकरी सबसे बड़ी है। आपकी नौकरी नहीं, वो आपका कर्तव्य है, ड्यूटी है, सेवा है। तो पहले तो पूजनीय आप वहां हो जाएंगे हमारे लिए, और दूसरे पूजनीय आप होंगे साथी जब आप सबसे बेहतरीन नागरिक होंगे। अन्य पुस्तकें, पोस्ट मास्टर, द पोस्ट ऑफिस, स्ट्रे बर्ड्स, वोकेशन, काबुली वाला, इतनी पूछी जाती है भाई, आपने भी शायद पढ़ी हो। पोस्ट मास्टर और आपका चोखेर वाली, मैं यहाँ पर सर्कल कर दूंगा, अंडरलाइन कर दूंगा जो महत्वपूर्ण है। सिपाही म्यूटनी 1857 का जो विद्रोह हुआ, आरसी मजूमदार 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहासकार है ये। ठीक है, आरसी मजूमदार, क्योंकि एसएन सेन से लिखने की बात थी, एसएन सेन ने उसको लिखा भी। आगे ए नेशन, देखो यहां पर एक बात और बता दूं मैं आपको, इसने जो इतिहास लिखा था ना आरसी मजूमदार ने, इसको बैन कर दिया गया था। बाद में एसएन सेन से लिखवाया गवर्नमेंट ने, इसको बैन कर दिया गया, तो इसका तो जो इतिहास इसने लिखा उसको छपने ही नहीं दिया। गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से लिखवाती है इतिहास, क्योंकि तब क्या थी आपका, कोई भी सरकार है क्या रोल है उसका क्या नहीं है, सरकार भी चाहती है उसके हिसाब से बुक लिखें। ए नेशन इज मेकिंग, मैंने कई बार 3 बजे के प्रैक्टिस सेट में आपको बताई है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इनमें से शायद ही कोई किताब हो जो मैंने आपको ना बताई हो। 70 से 80% किताबें मैं 3 बजे के प्रैक्टिस सेट में साथी आपको पढ़ा चुका हूं मैं। नील दर्पण, बंधु मित्र, यंग इंडिया, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास जी की एक एक पुस्तक आप भी लिखें जो आपको याद हो इनके अलावा। की टू हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य की कुंजी। सबसे बड़ी बात है, गांधी जी की जो पुस्तकें हैं वो आपको किस भाषा में, हिंदी या अंग्रेजी किसी में भी लिखी मिल सकती हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, कभी आप समय निकालें तो ये आपको भी पढ़नी चाहिए पुस्तक।
ये दरअसल में इन्होंने गुजराती भाषा में लिखी, बाद में इनके सचिव थे एमके, जिनको हम देसाई बोलते हैं, महादेव देसाई, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था। माई लाइफ माई मैसेज, माई माई से बहुत सारी पुस्तकें मैंने आपको बताई, ठीक है। माई लाइफ माई म्यूजिक बताई जैसे मैंने आपको रविशंकर जी की। पाथवे टू गॉड, हिंद स्वराज। अब देखो कंफ्यूज करने के लिए एसएससी क्या करती है, वो हिंद स्वराज ना दे के दे देती है इंडियन होम रूल, और होम रूल का नाम जैसे ही आता तो बच्चों के दिमाग में आता तिलक या एनी बेसेंट, और वो विकल्प में भी दे देता है उसको तिलक या एनी बेसेंट को। आप लोगों को वो गलती नहीं करनी है। इंडियन मतलब हिंद, होम रूल मतलब स्वयं यानी खुद का शासन। उसी पुस्तक को, हालांकि अंग्रेजी में हिंद स्वराज भी लिख सकता है, लेकिन बहुत बार इंडियन होम रूल नाम भी पूछा गया है, इंडियन होम रूल, ठीक है। आगे कोई दिक्कत? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। सर ये किताब आपने कब, अरे भाई ऐसे नहीं, मतलब इकट्ठे नहीं पढ़ाई, मतलब मैं सेट में नहीं बताता था आपको, बुक्स के प्रश्न लेके आया था, ठीक है। काजल पाठक जी बहुत थैंक यू बहन। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, कैसे आप जानते हैं ना, ड्रेन थ्योरी लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने, आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि अंग्रेज भारत से धन की निकासी किस प्रकार कर रहे हैं, अंग्रेज भारत को कैसे लूट रहे हैं। ये पुस्तक भी 1857 की क्रांति का एक कारण बनी थी। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ जब होम रूल चला रही थी एनी बेसेंट। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री पीसी रॉय। पाथेर दाबी अवनिंद्रनाथ टैगोर। सोवियत एशिया पंडित नेहरू। क्या बोलेंगे? पंडित नेहरू। नेहरू जी की किताबें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। विदर इंडिया रविंद्रनाथ टैगोर। ये समय के हिसाब से हैं, इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर पहले भी आए वहाँ, ये बढ़ते हुए समय के हिसाब से पुस्तकें लिखी गई। लेटर्स फ्रॉम रशिया। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडियन विंस नहीं, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन सिलोन, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, ये यूरोप का था, और पूर्वी देशों के साथ क्या समस्या है, क्योंकि वो व्यापार करने आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, बाद में क्राउन का शासन भारत में रहा 1857 के बाद से। तो इस कर्जन ने लिखा प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। कर्जन याद है ना? कर्जन का कार्यकाल बताइए भैया। मुझे नेहरू जी की एक किताब याद है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वेरी गुड, सबको याद होती है। एक किताब से काम नहीं चलेगा ना भाई, किताबें बहुत सारी याद करनी होंगी, क्योंकि किताब से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न बनता है। और आप सोच लो, आपके जो भी 40-42 सेट होंगे, 3 दिन होंगे, 40 थी आपका 120 मान के चलो पेपर सेट होंगे, 120 में किताबें पूछेगा तो कितनी किताबें पूछी जाएंगी? हाँ, आपसे एक ही पूछी जाएगी, लेकिन कौन सी पूछ ले ये जरूरी नहीं है। गांधी वर्सेस लेनिन ऐसे डागे। वाय सोशलिज्म, ये नेताजी है जयप्रकाश नारायण। फिलॉसफी ऑफ द बम, क्रांतिकारियों को बम बनाना किसने सिखाया था? भगवती चरण वोहरा। याद है इनकी जो पत्नी थी उसका जिक्र मैंने किया था, इनकी जो पत्नी, उनका नाम मैंने आपको बताया था क्या? दुर्गा भाभी। दुर्गा भाभी याद है? आगे, गण देवता ताराशंकर बंदोपाध्याय। इंडियन मुसलमान कौन? हंटर ने लिखा है इंडियन मुसलमान, ठीक है। बहुत बढ़िया मनीष कुमार जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। द इंडियन स्ट्रगल और इंडियन पिलग्रिम, सुभाष चंद्र बोस जी की है, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, सबसे ज्यादा पूछी जाती है। साथ ही आपका दोनों की दोनों पुस्तकें, द इंडियन स्ट्रगल और इंडियन पिलग्रिम। अब ऐसा तो नहीं है तुम में से कोई ऐसा हो भैया इंडियन को ऐसे हिंदी में इंडियन लिख दो, प्लीज ऐसे छात्र मत बनना भाई। इंडियन स्ट्रगल मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना अपने शब्दों में, बोले भैया इसको लिख दो इंडियन पिलग्रिम, प्लीज ऐसा मत करना भाई। इंडियन इन ट्रांजिशन एम एन रॉय। गीता रहस्य जेल में लिखी गई। और आर्कटिक होम इन वेदाज, इसकी तिलक साहब ने किसके बारे में? आर्यों के बारे में भी कहा था, आप लोगों को याद हो, ठीक है। राइज ऑफ द मराठा पावर, महादेव गोविंद रानाडे, एम जी रानाडे। गांधी जी के गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन है? वो एम जी रानाडे हैं। भारत एक खोज, इसी को बोलते हैं हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बड़ी पूछी जाती है, इंपोर्टेंट। लेकिन साथ ही कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बार बार बताता हूं, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऐसे कितने साथी जिनको लगता है भैया ये चीजें तो हमको याद हैं पहले से, क्योंकि हमने दोस्त एफर्ट लगाए हैं, हमने बहुत मेहनत की है 3 बजे के सेट में, जबरदस्त।
बोलेंगे नहीं, कोई दिक्कत? बोलेंगे नहीं, फटाफट से। अनिरुद्ध कह रहे हैं सर मैं जो पढ़ाते हैं उसको पढ़ने के बाद में अपने तरीके से भी याद करता हूँ और रोज करता हूँ। गजब साथी, यही करना होगा बस, अपना एफर्ट लगाइए थोड़ा सा। अब ऐसा नहीं है कभी बोलो गुरुजी हमको तो बस 10 किताबें याद करवा दो, फिर तुम मक्कार हो अपनी तैयारी को लेके, फिर तुम नालायक बच्चे हो जो ऐसा सोचता होगा जी मुझको तो 10-20 किताब मिल जाए याद करने के लिए, और कोई तुमको करा दे तो तुमको बहकाएगा तुमको सिर्फ। वो तो अपना पल्ला छांट लेगा। मैंने देखा अक्सर ऐसे यूट्यूब पे ऐसे टॉपिक आते हुए, ये बस ये 10 किताबें पढ़ लो, बस ये 50 किताबें पढ़ लो, उनको व्यूज रहते हैं, मिलियन व्यूज, 2 मिलियन, 4 मिलियन। मैं कहता हूँ इसीलिए तो बुद्धू ज्यादा है, इसीलिए तो नॉन सेलेक्टेड बच्चे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि पढ़ने का तरीका क्या है। उनको ये नहीं है कि एक ही बार में मैं परिश्रम करूं और अच्छे से करूं। कुछ क्या रहते हैं, बस छोटी छोटी चीजें मिल जाए, पेपर के एक दिन पहले भी कोई कोई याद करने जाएगा, बोले बस ये 200% कर लो। वो आपका रिवीजन होना चाहिए साथी, याद होना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा आपको। आप किसी से ये मत पूछना, अच्छे छात्र बौद्धिक छात्र किसी से सलाह नहीं लेते, उनको बस इतनी सी गाइडेंस चाहिए, करना क्या है बस, वो उसमें एफर्ट डालते हैं। खराब स्टूडेंट्स की क्या पहचान, क्या होगा, कैसे होगा, इतना सारा कैसे होगा, कैसे याद करूं, उसके क्वेश्चन ही खत्म नहीं होते। तो यहीं पर अंतर आ जाता है, जिसको इतने सारे क्वेश्चन है वो नॉन सेलेक्टेड बच्चे होने की तरफ है। अगर आप ये क्वेश्चन बदल खत्म करके अपने और खुद को डाल दो एफर्ट में, कंफर्ट से एफर्ट में डालो खुद को, आप सिलेक्शन की तरफ आप भी जाएंगे। द लाइफ डिवाइन सावित्री, जैसे मैं अभी बताता हूं आपको, लाइव बच्चों की संख्या है आपकी 14,667, और साथ ही अगर मैं चैट रेट की बात करूं तो चैट रेट है आपका लगभग 2300। अब तुम समझ लो, मतलब तुम्हारे ही पीछे वो बच्चा बैठा हुआ है लगभग 12,000 जो चुप बैठ के पढ़ रहा है, आप में से वो 2300 हैं जो लगातार कट 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 कट। तो इसका मतलब आप अपनी तैयारी के लिए ईमानदार नहीं हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। द लाइफ डिवाइन और सावित्री किसकी है? अरविंद घोष की। अरविंद घोष ये दरअसल में पहले तो दोस्त इनके पिताजी ने इनको विदेश में पढ़ाया, बाहर पढ़ाया, लेकिन बाद में आके भारतीय क्रांति में कूद ही गए और फिर बाद में महर्षि भी बन गए। लेटर्स ऑन योगा, एसे ऑन गीता, सबसे ज्यादा पूछी जाती एसेज ऑन गीता, ऐसे लिखा आता परीक्षाओं में, एसेज ऑन गीता। एसेज ऑन गीता का मतलब क्या होता है? तब भी आपके अरविंदो घोष ही होंगे, एसेज है वो दरअसल में। बुद्धा कार्ल मार्क्स भीमराव अंबेडकर जी की, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी है बुद्ध और कार्ल मार्क्स को जानने के लिए। इनकी सारी किताबें बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। वन लाइफ इज नॉट एनफ राजनीतिक पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया ये लाला लाजपत राय जी की पुस्तक है। बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल। भारतीय गृह शासन अभी मैंने बताया था, इंडियन होम रूल मोहनदास करमचंद गांधी। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। अब बोलो कौन कौन सी मैं नेहरू जी की आपको बता चुका, एक तो सोवियत रशिया के ऊपर, सोवियत रशिया, और दूसरी कौन सी बताई थी मैंने आपको? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऐसे याद करना। तीसरी कौन सी हो गई? ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, नेशन वॉइस सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की है, ठीक है। आगे द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, तो ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री कई बार बताई हुई है साथी। सोवियत रशिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और द बंच ऑफ द ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू। द थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ, चेतन भगत जी की एक एक पुस्तक आपसे जानना चाहूंगा। द थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ, क्या बोलेंगे? चेतन भगत, क्या बोलेंगे? तो चेतन भगत क्या बोलेंगे आप लोग यहां पर एक बात बताओ। थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ। दोस्त एक पुस्तक, एक किताब, वो मूवी आई थी अगर आपने देखो, किताब कह रहा हूं मैं, काय पोचे, माफ करेंगे, काय पोचे, सुशांत सिंह राजपूत की एक मूवी थी, वो इसी उपन्यास पर। तो एसएससी ने प्रश्न पूछा काय पोचे मूवी किस उपन्यास पर आधारित है? 5 पॉइंट समवन
इस कथानक पर कौन सी बॉलीवुड की मूवी बनी है? थ्री इडियट्स। ज्यादातर हर छात्र ने देख रखी होगी। क्या बोलोगे? थ्री इडियट्स। स्कूल और पढ़ाई से जुड़ा हुआ शायद हर छात्र इसको देख रखा है। हाफ गर्लफ्रेंड, इस पर भी मूवी बनी, एक श्रद्धा और अर्जुन की। 400 डेज, गर्ल इन ए रूम, वन इंडियन गर्ल पुस्तक किसने लिखी? चेतन भगत ने लिखी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थ्री स्टेट्स, बहुत शानदार लिख रहे हैं साथी। 2020 रिवॉल्यूशन, कृष्णा बनराम जी, बहुत अच्छा लिखा आपने। ये पुस्तकें किसकी? चर्चित पुस्तकें। ए ट्रेन टू पाकिस्तान, ये खुशवंत राजन की पुस्तक है। किसकी? खुशवंत राजन की पुस्तक है। ठीक है, खुशवंत राजन की पुस्तक है। यहाँ पर साथी आज हम एंड करेंगे आपका, लेकिन एक वादा करके आना, किताबों में से तो बहुत सारी किताबें शायद आपको याद होंगी, कुछ किताबों पर एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो पिछला जो चल रहा है उसको रिवाइज करते रहे। प्रॉमिस करके जाएंगे कि हम रिवाइज करेंगे। और भाई जिनको आराम से बैठना वो बैठ जाइए, जिनको हाथ पे हाथ रख के बैठना बैठ जाइए। जो अपनी किस्मत को बस टाल देना चाहते हैं और वो साथी बैठ जाइए, लेकिन जो अपना भाग्य अपने दम पर लिखेंगे वो स्ट्रेट बैठ जाए। द गाइड, आर के नारायण। स्वामी एंड फ्रेंड्स, मालगुडी डेज, माई डेज, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, वेटिंग फॉर द महात्मा। वेटिंग फॉर अ वीजा, ये मैं आपको बताऊंगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की। वेटिंग फॉर अ वीजा। पैक्स इंडिका, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये शशि थरूर जी की है। लेकिन एन एरिया ऑफ डार्कनेस वो किसकी है? वो वी एस नायपाल की है। एरा मतलब एरा, युग, अंधेरे का युग। और वो क्या है? एरिया, क्षेत्र, अंधेरे का क्षेत्र। गोल्डन गर्ल, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ पीटी उषा, ये लोकेश शर्मा ने लिखी। सिटीजन एंड सोसाइटी, ये क्या बोलेंगे, इंपोर्टेंट पुस्तक है। भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे हामिद अंसारी। शशि थरूर जी एसएससी के फेवरेट लेखक हैं। आर के नारायण एसएससी के फेवरेट लेखक हैं। ये किताबें मैं कहूँ, आप पिछले 5-7 वर्षों के एसएससी के पेपर उठाइए, आपको हर एग्जाम में मिलेगी आर के नारायण की पुस्तक, श्योर एंड प्रॉमिस। ठीक है, बहुत बढ़िया। बिप्लब दास जी, जी भैया मैं करूंगा, करना होगा, साथी करना ही होगा। अर्जुन सिंह सर, मैं आपके विचारों को प्रयोग करते हुए अपने आप को बदल पा रहा हूँ। बदल पाएंगे सर, प्रयास करें तो सब कुछ संभव है। ख्याल रखिए बहुत सारा, ठीक है, और पढ़ते रहिए साथी। आपके सपने आप ही को पूरे करने हैं, सबसे ज्यादा प्रयास भी आपको करना होगा। आपके सपनों के साथ में और लोगों के सपने जुड़े हुए हैं, बहुत सारी होप हैं। फैमिली की हो सकती है, आपके होने वाले लाइफ पार्टनर की कोई होप हो सकती है, वो भी जिम्मेदारी आपकी होगी। आपके भाई बहन की जिम्मेदारी, शायद और भी आश्रित लोग हो सकते हैं। बहुत सारे लोग रिश्तेदारी के बच्चों को अपने यहाँ पढ़ाते हैं, मामा, बुआ की लड़की, बुआ, आश्रित बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके लिए आप जीवन में सहायक हो सकते हैं, और आप होके दिखाएं। मेहनत करिए, ख्याल रखिए, ताकतवर बन। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू, नमस्ते। मिलते हैं साथी सोमवार को।